जय माता दी। द राइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं, द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम करवाते हैं अलग अलग शख्सियतों के साथ। उसी सिलसिले में एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी हैं, जो कि को फाउंडर हैं जीकेपीडी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है द राइट न्यूज में सर। थैंक यू। नमस्कार रोहित जी। ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य है कि द राइट न्यूज चैनल के माध्यम से अपने कम्युनिटी से मुखातिब को एड्रेस करेंगे। दैट इज गुड। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो एक्चुअली क्या है कि हमारी कम्युनिटी में हमने एक बातचीत भी की थी, कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं चाहे जगती में। तो थोड़ा सा एक एक बैकग्राउंड जीकेपीडी के बारे में लोगों को पता नहीं है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए अपने बारे में। आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से और कैसे हैंडल कर रहे हैं जीकेपीडी को। मैं तो हूँ कश्मीर से, श्रीनगर से। जी। मैं जो हमारा पलायन हुआ, उस समय मैं मेडिकल स्कूल में था, मेडिकल ट्रेनिंग कर रहा था। और उसके बाद जब अनेकों परिवारों सहित हमें वहां से निकलना पड़ा, जी। मैं और मेरा परिवार भी उनमें शामिल था। जी। तो इंडिया में अलग अलग स्थानों से रहे। तो जी। वहां पे मैंने फर्दर मेडिकल ट्रेनिंग भोपाल से करी। और उसके पश्चात उसी पलायन की श्रृंखला में मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आया। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ और एक एक्टिविस्ट के रूप में बहुत ही काफी वर्षों से कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ। जी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जहां बात रही ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की, 2008 में, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि हमारा पूरा समाज अपने निर्वासन के पश्चात फैल गया, मतलब अलग अलग प्रांतों में, देश के अलग अलग शहरों में वहां पे सेटल हुआ। जी। और बहुत सारे लोग अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज में चले गए। जी। और हमारा अनुमान है कि लगभग 50,000 से अधिक लोग इस समय हमारे ही समाज के विभिन्न फॉरेन कंट्रीज में सेटल हुए हैं। और सेटल ही नहीं हुए हैं, और एक बहुत उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि हमारे समाज के लोग इंडिया में भी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉरेन कंट्रीज में भी दे रहे हैं। तो 2008 में क्योंकि हम लोग भी भले भले ही फॉरेन कंट्रीज में थे, जी। मगर जो अपने समाज के साथ बिल्कुल ग्रास रूट पे जुड़े हुए थे, तो काफी सारी इश्यूज थे कम्युनिटी में। बहुत अच्छे काम भी हो रहे थे सोशल काम में, तो बहुत अच्छा काम जो भी हमारा समाज कर रहा था, भले ही वो अलग अलग हमारे समाज जो है या बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा काम कर रहे थे। मगर पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही डिवाइडेड था। हालांकि इतना बड़ा डिवीजन नहीं था, छोटी छोटी बातों में डिविजन्स थे। तो जो हमें लगा कि इसको हम शायद सॉल्व कर सकते हैं, एक पूरा समाज, एक पॉलिटिकल वॉइस और एक डिमांड को चला सकते हैं। तो उसकी एक मिसाल 2008 में मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और उस समय हमारे कुछ संपर्क उनके साथ थे। और उनसे कहा कि भाई, आप लोग तो कश्मीरी पंडितों के बारे में काफी कुछ बोलते रहते हैं, जी। मगर आपके पास इस समय इतना मेजॉरिटी है स्टेट में, तो आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट क्यों नहीं करते हैं कि आप एक बिल रेजोल्यूशन मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली में पास करिए, ताकि हमें भी लगे कि आपके कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और जी। वही हुआ। और एक अच्छे से पूरा बाईपार्टिसन बिल मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ, जहां पे कि उसका मेन ये था कि भाई, जो कश्मीरी पंडित समाज है, उनकी एस्पिरेशंस को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी डिमांड्स को सॉल्व कर देना चाहिए।
तो एक ये पहल थी, तो लगा इसमें काफी कुछ लोग जुड़े हुए थे जो कि फॉरेन कंट्रीज में थे, इंडिया में थे। जी तो इसको आगे बढ़ा के फिर हम लोग 2008 से टेली कॉन्फ्रेंसेस करते थे, क्योंकि हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पूरे कम्युनिटी को साथ लाया जा सकता है। और हम लोग ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा टेली कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होते थे। बहुत थिंक टैंक कंट्री में उनको बुलाया जाता था, जिसमें कि दिलीप पड़गांवकर जी के साथ हमारा काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा। सुब्रमण्यम स्वामी वो भी हमारे गेस्ट लिस्ट में थे। मुरली मनोहर जोशी, राम माधव जी, बहुत सारे लोगों का ये एक हमने सीरीज ऑफ अवेयरनेस कैंपेन किया था। और 2016-17 में ऐसी हमको लगा कि भाई अ, एक एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण देता हूं जो कि आपके ऑडियंस के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जी एक जी हमारी समाज के युवा थे जो कि अच्छे सेटल थे, एक एमएनसी में काम करते थे इंडिया में। उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसके बाद उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने एफआईआर लॉन्च की। इसी तरह से 2-3 केसेस हुए। और हमने देखा कि हमारे समाज की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है इस चीज पे। ये अच्छी बात नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सिलेक्टेड अटैक कर रहे हैं कुछ सिलेक्टेड हमारे समाज के लोगों पे, और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये सही बात नहीं है। तो हम लोगों ने फिर उस समय सारे ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके वो सिलसिला चालू रखा। और वहां पे सबू ने ये बोला कि नहीं, हम सबू को एकजुट होना पड़ेगा और इस समय मौका है। सो ये 2017 की बात है। तो उसमें काफी एक्सरसाइज चली आगे, और सबों का ये मानना था कि नहीं, एक जुट होके हम सबों को काम करना पड़ेगा, यूनाइटेड रहना पड़ेगा। ज्यादा डिफरेंसेस तो है नहीं, छोटी मोटी डिफरेंसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो वहां से ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को पब्लिक डोमेन में आना पड़ा। हालांकि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा पब्लिक डोमेन में तो 2008 से ही था, पर इतने बड़े लेवल पे हमको आना पड़ा सारे वॉलंटियर्स, पूरे समाज के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो भी एक सिविल सोसाइटी के रूप में, क्योंकि हमारे सारे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमको एक अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए हमने इसको एक सिविल सोसाइटी के रूप में, एक सिविल जी सोसाइटी मूवमेंट के रूप में, जिसमें सारे समाज के मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस का साथ लेके इसको आगे बढ़ा जाएगा। वहां पे 2017-2018 में इसकी मतलब पब्लिक डोमेन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये है, दिस इज द हिस्ट्री जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि 2017 में बहुत सारे और ग्रुप्स थे जो कि आपके साथ ज्वाइन, जिन्होंने अपने आपका सहयोग दिया, आपको आगे बढ़ाने में एक साथ जुट होके सबने काम किया। तो उस समय जहां तक हमारी नॉलेज है लगभग 35 ग्रुप्स थे जो आपके साथ थे। लेकिन आज वो 35 ग्रुप्स कहाँ चले गए हैं, और ऐसा क्या हुआ है कि वो आवाज जो उस टाइम पे हुई थी, उस आवाज में वो सब लोग फिर से बिखर गए? नहीं नहीं नहीं, वो आवाज और बुलंद होती जा रही है। आवाज कहीं गायब नहीं हुई, वो आवाज और बुलंदियों से आगे बढ़ रहा है। जी और बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि शायद हमारे इतिहास में नहीं हुए। मैं उसका उल्लेख अभी धीरे धीरे करूंगा, चाहे अपना प्रोग्राम चलता रहेगा। जी सो 2017 में, 2018 में एक बहुत ही लगभग महीनों महीनों के परिश्रम के बाद हमारा मकसद था एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बना। और उस कंसेंसस डॉक्यूमेंट में कि जो हमारा समाज है, एक आवाज, बुलंद आवाज और इफेक्टिव वॉइस, उसको प्रोजेक्ट करना वो ऑब्जेक्टिव था। तो हम लोग ने काफी रिसर्च किया, तो हमने देखा कि जो हमारे साथ हुआ है वो हकीकत में तो जेनोसाइड है। जी और उस पे काफी रिसर्च हुआ। उसमें हमारे जो इंटरनेशनल लॉयर्स हैं जो जेनोसाइड पे स्पेशलाइज करते हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने एग्री किया कि भाई ये जेनोसाइड। 27 साल तक तो
मुझे लगता है रोहित जी, मुझे शायद आप मुझे करेक्ट करिए, 27 साल से तो हमने अपने समाज में ये जेनोसाइड का नाम सुना नहीं। आपने सुना हो तो बताइए मेरे को, जिस तरह से चल रहा है, मतलब ये हमारे कहीं फुट नोट में दब गया था। तो उस चीज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी इंटरनेशनल लेवल। और जो हमारी जो स्टोरी थी वो हमारे बीच में रहती थी, हमारे बीच में बोली जाती थी, कई सारे कुछ इंडियंस को भी पता था। पर हमको ये जो अवेयरनेस कैंपेन था इसको मैसिवली ग्लोबल लेवल पे लॉन्च करना। तो जब हमारे को ये समझ में आया कि ये जेनोसाइड था, तो हमारा जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का लोगो, जो मिशन, जो इसका बैनर है, हर एक पे यही लिखा है, एक्नॉलेज अवर जेनोसाइड। यही जो हमारा लेटर है जो प्राइम मिनिस्टर को भी जाता है, होम मिनिस्टर को भी जाता है, हर एक के पास जाता है, उसमें सबसे मोटे मोटे शब्दों में यही लिखा है, रिकॉग्नाइज अवर। और चाहे हमारा बैनर हो, जहां हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, उस बैनर में मोटे मोटे शब्दों में लिखा है, एक्नॉलेज कश्मीरी पंडित जेनोसाइड। तो ये एक जेनोसाइड पे हमारा हैमरिंग हुआ। साइमल्टेनियसली जो हमारा इंटरेक्शंस चल रहा था अपने समाज के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बन गया। और ऑनलाइन है, आप अभी भी देख सकते हैं उसको, जो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें 15,000 सिग्नेचर्स हुए और 36 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके सिग्नेचर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसको पूरे सिग्नेचर साइन किया हुआ। तो जहां तक आपका अलग प्रश्न है, सभी हमारे ही साथ, कोई इधर उधर नहीं गया। आप किसी का भी नाम बताइए, चाहे वो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज है, मतलब हमारा तो ये नहीं है कि हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन से यही बोलते हैं जो आप करना चाहते हैं उसको करिए, मगर जहां पे कोलैबोरेशंस की जरूरत है, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है, तो वहां पे सभी लोग, हम लोग भी अपने इंस्टीट्यूशंस को पावरफुल बना सकते हैं, जो कि हमने किया है। आज तक हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी को भी कभी ये नहीं किया है, कभी उनके बारे में कुछ नहीं बोला है, जो कुछ बोला है अच्छा ही बोला है। और मेरे को नहीं मालूम है कि आप जब बोलते हैं कि वो 36 ऑर्गेनाइजेशंस का क्या हुआ, सभी वैसे के वैसे ही। जी जो आप हमारे ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा मेन ग्रुप में आप जाएंगे, उसमें ऑल इंडिया कश्मीरी समाज भी हैं, उसमें ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें अपने फरीदाबाद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नोएडा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, केपीए मुंबई के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, केओए कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, न्यूजीलैंड के। सो मैंने कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है 36 से, बल्कि हम लोग 40 की ओर जा रहे हैं। मतलब वो 36 के 36 तो वही हमारा जो मेन स्ट्रीम है वही है। और इसके अलावा जो हमारा एक्सपेंशन सिविल सोसाइटी हो रहा है वो अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस इंडिया हो रहा है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उभर के आता है कि जीकेपीडी का क्या स्टैंड है रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ केपीज को लेके? बिल्कुल, वो जो हमने कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन का भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। उसी में इट इज एम्बेडेड इन दैट डॉक्यूमेंट। तो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन में देखिए, कंसेंसस जो है वो तो सबको मालूम है कि वी आर मोर सिक्योर्ड एट वन प्लेस सेटल। मगर उससे पहले जो हमारे एम्फेसिस है कि जो कुछ जेनोसाइड, एथनिक क्लिंजिंग हुआ, इसके बारे में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित किया जाना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके रेस्पॉन्सिबल लोग थे। और इतने सारे डेथ्स हुए हैं और उसके बारे में कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई ये नहीं है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। नंबर सेकंड है फिर वन प्लेस सेटलमेंट। देन जो हमारे टेम्पल्स, श्राइन्स का जो हाल है उनका कैसे रिस्टोरेशन करना है। सो these are the main things in the skeleton में जो उसका है यही है। जी जी।
अब जहां तक रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन का ये है, मैं आपको रोहित जी इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। जी पहली बार जानकारी देता हूँ, मतलब हम वन प्लेस सेटलमेंट तो बोल रहे हैं। जी दिस विल बी थ्रू यूर मीडिया, आपके चैनल से। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं जो कि अलग अलग पहलुओं पे काम कर। इसी में एक जो हमारा यूनिट है जो कि एक्सक्लूसिवली रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पे ही फोकस कर रहा है। अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट वो एक्सपर्ट है, उनका ये एक्सपर्ट फील्ड है। टाउनशिप क्रिएट करना, किस तरह से उसका असेसमेंट करना, रिस्क एनालिसिस, सस्टेनेंस प्लान करना। सो वो हैंडल किया जा रहा है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेवल। तो उसमें क्या मॉडल होगा, किस तरह से वन प्लेस सेटलमेंट होगा, किस तरह से जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनके साथ किस तरह से उनको भी कंपोज किया जाएगा, उसका गवर्नेंस मॉडल। देखिए, हम तो सभी बात करते हैं कि भाई हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए, होमलैंड चाहिए, बट क्वेश्चन आती है गवर्नेंस मॉडल। सो इसमें इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में गवर्नेंस मॉडल का भी स्कोप है, जहां पे हमको लगता है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप दरकिनार तो नहीं कर सकते, उसी के दायरे में ही जो कुछ चीजें हैं वो तो आप मांग सकते हैं। अब हमारा ये मानना है कि भाई आप बोलोगी मेरे को तो चांद चाहिए, आपको चांद चाहिए, मतलब उसका मतलब है चांद तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप अपना डिमांड्स ऐसा रखते हैं जो कि होगा नहीं, दैट टेंटमाउंट्स टू नथिंग। हमने पिछले 30 साल से देखा कि दैट वी हैव नॉट मूव्ड ए इंच। उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें इट इज अ डेलिबरेट प्लान फ्रॉम डिफरेंट systems of the political systems to not listen। मगर पॉलिटिक्स में एक चीज भी है, यू हैव टू अर्न इट। ये घर बैठे बैठे नहीं मिले। हम लोग प्रेस स्टेटमेंट देंगे या 6 महीने में, 1 साल में कोई कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वो ऐसे काम नहीं चलेगा। इससे एक कांस्टेंट कांस्टेंट हार्ड वर्क इस पे करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली इसको चर्न करना पड़ेगा थ्रू डिफरेंट वाया मीडिया। तब देख सकते हैं, स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट, मगर एक प्रयास करने की आवश्यकता है। और जी के पीडी उस प्रयास में तन मन धन और पूरी लगन से लगा हुआ है, और ये हम इसको बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हमने कुछ समय पहले, अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था अजय भारती जी का, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, एक्स एमएलसी भी रह चुके हैं। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी वन प्लेस सेटलमेंट की बात की। उनको मैंने पूछा कि आप होमलैंड की बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, वन प्लेस सेटलमेंट। तो क्या हम ये माने कि अगला जो स्टेप होगा भारत सरकार का वन प्लेस सेटलमेंट ही है? एक तो थोड़ा बहुत मुझे क्षमा करें, थोड़ा मैं वर्ड्स का थोड़ा वर्ड स्मिथिंग में थोड़ा क्लैरिटी लाना चाह रहा हूँ। जी होमलैंड, चाहे आप वन प्लेस सेटलमेंट में जाएं, चाहे आप सेपरेट सेटलमेंट में जाएं, चाहे आप अपने घरों में जाएं, दैट इज अ होमलैंड। होमलैंड इज wherever you go, जहां पर भी आप जाएंगे, दैट्स अ होमलैंड। और वो होमलैंड हमारा कोई हमसे छीन नहीं सकता है, भले ही हम लोग इस समय रूट से अलग हुए हैं। वो होमलैंड तो होमलैंड है। तो जहां तक सवाल रहा वन प्लेस सेटलमेंट का, वो भी होमलैंड है। एक डिफ्रेंसिएशन, अगर आप मेरे को जो आपका क्वेश्चन है वो आप शायद मेरे को पनून कश्मीर के होमलैंड के बारे में बताना बोल रहे हैं। इज दैट जी करेक्ट जी जी रोहित जी? जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मार्गदर्शन रेजोल्यूशन एक बहुत ही हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था। उस समय के टाइम पे जो हमारे विद्वान थे, इमोशंस काफी हाई थे, और जो हमारे साथ हुआ बिल्कुल सही था। मगर एट द सेम टाइम देखिए, हमारा समाज तो छोटा है,
हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम एक वोट बैंक नहीं, और वोट बैंक भी नहीं है और फैले हुए हैं, मगर वॉइस हमारी बहुत स्ट्रांग है। तो पिछले 30 साल में हमने देखा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है इस चीज को लेके। वो जो रिजल्ट आना चाहिए नहीं होना, नहीं हो रहा। और ऑन द कंट्री, रोहित जी, आप शायद सोचेंगे कि मेरे कुछ वर्ड्स अपोलोजेटिक लगे, मगर हकीकत हकीकत है। हमको जी डिनायल में नहीं रहना चाहिए। हम लोगों ने कितने लोगों को खोया ओवर द पीरियड ऑफ 30 years। हमारी ग्रोथ रेट कम है, मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है। तो एक कम्युनिटी को सस्टेन करने के लिए जो हमारे पैरामीटर्स हैं, दे आर नॉट हेल्दी। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम कोई दूसरा इंडिया के वर्ग होते, एनी अदर कम्युनिटी, सिख होते, जाट होते, सब कुछ करने का हमको इजाजत, बिल्कुल करने का इजाजत। मगर अगर जब हम माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है, तो जी जैसे हमारे पूर्वजों ने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रह के सस्टेन किया है, हमको भी मतलब उसी तरह से देखना पड़ेगा कि किस तरह से बारीकियों से, स्ट्रैटेजिकली कोलैबोरेशन से हम अपने आवाज को मैग्नीफाई करें। जी तो उसमें कोई गलत नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि जो वो मांग कर रहे हैं, दैट इज फाइन। मगर एक पैरेलल में एक वायबल, जो कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, टू अचीव दैट, जहां पे बाकी पॉलिटिशियंस भी उससे इनकार ना करें, क्योंकि दैट इज अवर राइट। तो कहीं उस चक्कर में हम इसको भी ना हाथ से गंवा दे। सो जी दैट इज वेयर वी नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो मेरे को मालूम नहीं है आपका जवाब मिला कि मैं बस जी खाली बोलता गया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक टीआरएन ने एक मिशन लेके चल रहा है कि वो अपने कम्युनिटी के साथ खड़ा है। और उसी तरह हमने एक बात छेड़ी थी जो कि एकोमोडेशन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की बात करेंगे। लेकिन जीकेपीडी से अभी तक शायद कोई प्रेस नोट नहीं आया है इसके लिए, या कोई पहल नहीं हुई है। वो थोड़ा सा हमारे जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है उनके लिए ये एक चुभन सी है कि आपकी तरफ से कोई इस बारे में बात नहीं की गई। बहुत बड़ा इशू है इन एम्प्लॉयज को लेके। सबसे पहले भारत सरकार की बात करें, अभी जब पीएम पैकेज आया था तब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज एकोमोडेशन के चक्कर में आपस में लड़ रहे हैं, इनके इतनी बुरी कंडीशन हो रही है। उसके बाद अभी रिसेंटली एक, आई डोंट नो कि आप अवेयर हैं कि नहीं, एसओ 194 लगाया गया। और उसके बाद आप इन्हीं एम्प्लॉयज को जब 2010 की बात से करें, तब से एक बॉन्ड लिखवा लेते हैं कि आप कहीं मूव नहीं करेंगे, आप कहीं जा नहीं सकते। मतलब कश्मीरी पंडित एक बंधुआ मजदूर तो नहीं है ना। अगर हम भारत सरकार की बात करें, ये तीन चीजें, एक एकोमोडेशन को लेके, अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताना चाहता हूं कि जो 6,000 जॉब्स है उसमें से 5,000 के करीब कुछ फिल्स हुई हैं, जिसमें 1,1100 के पास पास जो है उनको एकोमोडेशन मिली है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप बार बार रिपीट करते हो, लेकिन मैं रिपीट करूंगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जवाब बहुत जरूरी है। क्योंकि वो इतने सफर कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी एसआरओ 194 लगा दिया, जिसमें 2 साल तक आप जो, अगर आपका कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से कोई फोर्थ क्लास लग जाता है, 14,000 सैलरी में उसको रेंट भी देना है 7,000, और पूरा 2 साल तक अपना घर भी चलाना है। इज दैट पॉसिबल आज की महंगाई में? और यहाँ से पेट्रोल डे बाय डे महंगा, सब महंगी चीजें हो रही हैं। और जीकेपीटी का स्टैंड क्या रहेगा इसके लिए? रोहित जी, ये जो पीएम पैकेज जो है, इस पे एक्सक्लूसिवली मैं बात करूंगा। जी देखिए, जीकेपीडी जो है, मतलब ये एक प्रेस नोट देके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एब्जॉर्व नहीं करता। जीकेपीडी कोई भी चीज उठाएगा, पूरी गंभीरता के साथ उठाएगा, पूरी जो उसमें डिलीजेंस देना पड़ेगा उसके साथ उठाएगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी एड्रेस कर रहे हैं। हम फेल हो सकते हैं, मगर हम अपना परसिवरेंस, अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं छोड़े।
ये मैं आपको पीएम पैकेज के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, पीएम पैकेज में एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट ऐड करना चाहता हूं। देखिए, हमारे समाज में ऐसा भी वर्ग है जो कि स्ट्रगल कर रहा है। उनको उनके लिए नौकरियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जम्मू में बैठ के, दिल्ली में बैठ के अच्छा कमा रहा हूँ, यूएस में कमा रहा हूँ, और मैं बोलूं कि भाई ये हमारे एम्प्लॉयज को वो एम्प्लॉयमेंट देने की क्या आवश्यकता है। उनको उनका हाल देखिए आप, कि इतना डेस्परेट हैं कि गवर्नमेंट भी एक्सप्लॉइट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, मगर वो एक्सप्लॉइटेशन भी आ, बर्दाश्त कर रहे हैं फॉर दैट जॉब। ये देखिए कितना डेस्परेशन है। हाँ, एक समाज को, हमारे समाज को, उनका जो इश्यूज है, उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं था, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनको तो मरता क्या ना करता, उनको तो करना ही है। मगर हमारे समाज को ये एकजुट होके उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो स्ट्रगल्स हैं, उसको उठाना चाहिए। जीके पीडी उसको उठा रहा है। हम लोगों ने, जीके पीडी ने जो हम लोगों के चैनल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, कई और सारे चैनल्स हैं जहां से हम इसको उठा रहे हैं, और इसके बारे में चर्चा हो रही है कि इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। वो अभी प्रोग्रेस कर रहा है, अभी उसका आगे क्या ये रहेगा उसके बारे में नहीं कह सकता हूं, मगर हमने इसको हाईलाइट किया है। इसको बल्कि और जोर से हम हाईलाइट करके इस पे पूरा उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म, चाहे वो एकोमोडेशन हो, सिक्योरिटी हो, या उनका जो सैलरी पैकेज है, उस सारे को ध्यान में रखते हुए एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉइज के बारे में एक चर्चा इनिशिएट हो रही है और आगे भी बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ही हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में कुछ सिलेक्टीज पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के आए हुए थे और बहुत ही मायूस थे, क्योंकि वो सब प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं और मोर देन 50,000 उनकी सैलरी थी। कल उन्होंने लाइव इंटरव्यू में बोला वो बात। लेकिन वो, उनसे ये पूछा गया कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं? बोलते हम उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, जबकि वो पैदा भी नहीं हुए हैं। वो कश्मीर में पैदा भी नहीं हुए हैं, वो सब जम्मू में पैदा हुए हैं। लेकिन उनके अंदर इतना जज्बा है, एक यूथ का जज्बा है कि वो वापस जाना चाहते हैं। वो अपनी सैलरीज को छोड़ के कम सैलरी में जाके वहां वहां ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके साथ इनिशियल स्टेज पे ही ऐसा कुछ होता है तो कितनी हताशा उनके हाथ लगेगी, कितना मायूस होंगे वो। क्या आपको लगता है कि बाकी आगे की जनरेशन कश्मीर वापसी की बात करेगी या वापस जाने की बात करेगी? रोहित जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी बोली, जो आपने एक सेक्शन, एक यूथ का जो इंटरेस्ट जताया है। देखिए कितनी कॉन्स्पिरेसीज से अपनी कम्युनिटी को जूझना पड़ता है। एक तो उनको बताया जाता है कि भाई ये तो सेटल हो गए, इनके पास तो काफी जॉब है, ये तो जाना ही नहीं चाहते। देखिए कितनी बड़ी बात आपने कह दी कि हमारा युवा जाना चाहता है क्योंकि उनको लगाव है। और ये खाली युवा की बात नहीं है, ये जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, इनकी तो कोई टांगे हैं नहीं। पूरा समाज जाना चाहता है, मगर उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। जब 2014-15 में कश्मीर में सैलाब आया, उस समय लगभग 60,000 कश्मीरी पंडित वहां पे थे उस समय। तो ये बात नहीं है कि हमको इंटरेस्ट नहीं है जाने में, जाते हैं लोग, मगर एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। जो आपके यूथ जो आपके टच में है, हम लोगों ने, जो हमारे लीडरशिप है, हमारे एक्टिविस्ट इंडिया में है, वो उनसे संपर्क करेंगे। उनके साथ किस तरह से क्या करना पड़ेगा, वो पूरा उसका काम किया जाएगा उनके साथ, और पूरे ट्रांसपेरेंसी में किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। और वो अकेले नहीं है, पूरा समाज उनके साथ में है। मगर यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहता हूं, देखिए हम तब उनके बारे में बात कर सकते थे, बिल्कुल अच्छे से बात कर सकते, अगर हम उनको वो 6,000 जॉब दिलवाते। वो उनको जॉब चाहिए, उनको काम करना है, पैसा नहीं है, इंटरेस्ट है कश्मीर वापस जाने का, इट शुड बी एनकरेज।
मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसको अपना रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन से डिलिंक करना पड़ेगा। और जो हमारा जो उस हमारा वन प्लेस सेटलमेंट है, इन एम्प्लॉयज का कैसे उनके टैलेंट को यूटिलाइज किया जाएगा, उसके लिए भी उस वन प्लेस सेटलमेंट में उसका प्रोविजन रखा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आपको शायद ये पता है कि नहीं है कि जो भी एम्प्लॉयज अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, आफ्टर रिटायरमेंट उनको एकोमोडेशन छोड़नी पड़ेगी, तो वो उसके बाद वापस जम्मू आएंगे, तो रिटर्न। जी जी। ये तो इसमें बहुत सारी चीजें, खाली एकोमोडेशन ही नहीं है, जो इनका ऑर्डर ही है जी दैट इज वेरी ड्रैकोनियन। राइट। अकोमोडेशन तो छोड़िए, मतलब मैं तो कहता हूँ ऑर्डर इतना डिस्क्रिमिनेटरी है, ऑर्डर इतना भयानक है कि इस सारे चीज को जब हमारी बात रिटर्न रिहैबिलिटेशन पे होगी, इन सभी चीजों पे बात की जाएगी, इंक्लूडिंग दोस एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग अंडर दोस ड्रैकोनियन लॉस, जो भी इस किस्म के लॉज में कर रहे हैं, चाहे उनके एकोमोडेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इन सबों के बारे में चर्चा इसके बारे में हो जाएगी। जी जी। बहुत बार ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जीकेपीडी कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती, लेकिन आज एक ऐसा स्टैंड आपने लिया अपनी कम्युनिटी के लिए, यूथ के लिए, जो कम्युनिटी के यूथ हैं, जो बच्चे हैं पीएम पैकेज वाले, उनको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम शायद उनके बारे में बात हो रही है, आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और चीज सुनने में आई है, मतलब ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीकेपीडी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। कितनी सच्चाई है इस बात? बीजेपी की बेटी है। जी देखिए, बोलने में तो किसी को पेनल्टी तो देनी नहीं पड़ती है। आप किसी खास रेफरेंस में ये बोल रहे हैं, मतलब किसी ने ऐसा बोला है तो मैं खुल के जवाब दूं। जी, मतलब नॉर्मली ये बातें हो रही हैं, जितना भी आप अब देखा जाए तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो बात होती है कि हाँ, ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो बीजेपी आरएसएस की बी टीम है, वही वही इनको कंट्रोल करते हैं, उनके कहने पे ही चलते हैं। तो थोड़ा सा अपनी मगर ये चीजें कौन लोग बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं शायद आपको कुछ काउंटर ही कर, मतलब कहाँ से आ रहा है, मतलब मैं फिर उस हिसाब से जवाब दूंगा। मतलब आम आदमी, आम अगर कश्मीरी पंडित जो होता है, वो चाहे आप जगती की बात करें, मैं उनको नहीं, पॉलिटिकल। आम पंडित तो हमारे, आम आदमी तो हमारे ही ग्रुप में है, सारे सभी आम ही है वो। खैर, हाँ देखिए, बोलने में तो कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं। जी कोई बोल देगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई बोलेगा बीजेपी की बी टीम है, कोई बोलेगा आरएसएस की ए टीम है। खैर खैर, उसमें बोलने में तो कोई हर्ज है नहीं। और जो बोलना है, जिनकी आदत बोलने की है, तो वो काम कम करते हैं, तो बर्तन ज्यादा गूंजते हैं, तो उनको वो काम करना ही है। तो जीकेपीडी इन चीजों पे कोई ध्यान देता नहीं। अब आपके आपको ये भी बता दूं कि जीकेपीडी हमेशा कोलैबोरेट करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि देखिए, हमारा समाज एक छोटा समाज है, ना तो वोट बैंक है, ना कोई ऐसा ये है। मैं आगे फिर से बोल रहा हूँ, वो बोलने वाले तो बोलेंगे ये तो बड़ा अपोलोजेटिक स्टेटमेंट दे रहा है, मगर मुझे लगता है अपोलोजेटिक स्टेटमेंट देने से अच्छा ये है कि डिनायल में ना रहे। एक छोटा समाज है, इस हर एक छोटे समाज को एक स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ता है। उसमें हमारा जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का स्टैंड है कि वी विल ऑलवेज कोलैबोरेट, चाहे वो जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे कोई भी है, वी विल ऑलवेज कोलैबोरेट एक समस्या का हल निकालने के लिए। तो आई कैन ओनली से दैट। और आपकी ये जानकारी में भी आपको दूं, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने उमर अब्दुल्ला से भी बात की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उन्होंने पीडीपी से भी बात की है। देखिए, हमने तो एक कॉन्क्लेव किया था, एक पॉलिटिकल कॉन्क्लेव किया था 2019 में, फरवरी के महीने में, और अगस्त में तो एब्रोगेशन हुआ। फरवरी के महीने में हम लोगों ने, जीकेपीडी ने पॉलिटिकल कॉन्क्लेव जी किया, और उस पॉलिटिकल कॉन्क्लेव में पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग थे,
नेशनल कॉन्फ्रेंस से राठौर साहब थे, उनके सीनियर पार्टी मेंबर और फाइनेंस मिनिस्टर, पास्ट फाइनेंस मिनिस्टर। उसमें सजाद लोन भी आने वाले थे, उसमें वीरेंद्र रैना जी जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जेएनके के, वो भी आने वाले थे। और कांग्रेस से क्या नाम है उनका, स्पोक्स पर्सन मनीष तिवारी आने वाले थे। इनके सारे रिटर्न कंफर्मेशन आ गए थे। मगर उस समय कुछ बालाकोट का सीन बन रहा था, तो बड़ा कर्फ्यू होने लगा, ये हुआ, तो वो फाइनली खाली राठौर साहब आए और पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग आए। और ये सारा ओपन ये था, फोरम पे डिस्कशन हो रहा था, कहीं कोई छिप के बात नहीं हो रही थी, जहां पे मुजफ्फर हुसैन बेग ने ही एक्नॉलेज किया कि भाई जो आप लोगों के साथ हुआ वो जेनोसाइड हुआ। तो हमारा जो है हम लोग सबों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आरएसएस के साथ भी करते हैं, बीजेपी के साथ भी करते हैं, कांग्रेस का मौका मिले उनके साथ भी करते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहता है अपने बात करने की, इम्पैक्टफुल करने की, और बाकी राय जानने की कौन कहाँ पे उतर रहा है। तो आप कोई उसमें आइसोलेशन में देखेंगे कि भाई ये बीजेपी की ए टीम है, कल को कोई बोलेगा कि ये तो सजाद लोन की ए टीम है, ये तो पीडीपी की टीम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम कोई ध्यान नहीं देते, जिनको बोलना है वो बोलें। जी डॉक्टर साहब, एक और बहुत अहम बात है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अभी तक जितने भी लीडर्स मैं कहूँगा जो आए हमारे चैनल पे बात करने के लिए, तो मैंने उनसे ये सवाल ज़रूर किया कि नॉन केपीज में ये मान्यता है, वो ये मानते हैं कि केपीज में आपस में यूनिटी नहीं है। तो आपके राय में आप क्या इस बारे में कहेंगे कि वाकई में वो जो बोल रहे हैं वो सच है? मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आप उसका कंक्लूजन खुद निकालिए या आपकी ऑडियंस खुद निकाले। जी काफी मामलों में हम लोग बहुत ज्यादा यूनाइटेड हैं, जी और कई मामलों में हम लोग डेफिनेटली बहुत ही डिवाइडेड टू द एक्सटेंट की, देखिए एक यूनिटी ऑफ पर्पस होता है जहां पे हम लोग कोई काम करते हैं, अच्छा काम लगता है, अच्छी बात है, कोई दूसरा काम करता है कम्युनिटी के लिए, अच्छा काम करता है, हमें अच्छा लगता है। मगर जब अंडर कटिंग होती है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले शायद आपने इंटरव्यू किए थे, और खैर मैं लगता है कि आई डोंट वांट टू रेफर टू दैट राइट नाउ। तो देखता हूं आपके इंटरव्यूज, तो देखिए एक होता है यूनिटी ऑफ पर्पस, कि हम लोगों को आपस में मतभेद हो सकते हैं, मगर एक कम्युनिटी को हम अगर फोकल देखेंगे, अगर आप में और मुझ में मतभेद है और आप कोई कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करते हैं, मुझ में उतना ओपननेस होना चाहिए कि मैं ओपनली आपकी सराहना करूं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया जो पहले हुआ नहीं। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ पर्पस। जब मैं देखूं कि रोहित जी ने एक बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद उसको अंडर कट करने की कोशिश करूंगा कि भाई उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि उसको अपना ग्लोरिफिकेशन चाहिए था, उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करनी थी, उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि उसको, मतलब जो होता ना, जो ये एक जिसको बोलते हैं अंडर कटिंग, कि ये अंडर कटिंग की प्रॉब्लम्स तो है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यूनिटी है, देखिए सोशल लेवल पे इतना अचीव किया है हमारी कम्युनिटी में, जो कि एक ड्रीम था, एक ने छोटे से समाज ने 550 जगह कश्मीर, नए कश्मीर बनाए। इट इज एन अकम्प्लिशमेंट। और जो भी हमारी अंडर कटिंग है वो पॉलिटिकल लेवल पे होती है, और उसमें कई रीजंस भी हैं। देखिए हमारा समाज आपस में रिलेटेड भी है, मतलब इंटरकनेक्शंस काफी स्ट्रांग है। अगर मान लीजिए मेरे 50 रिश्तेदार हैं और मैंने किसी को बोला कि मेरी इसके साथ नहीं पड़ती, वो 50 भी कभी ओपनली नहीं जा पाएंगे कि अच्छा 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 वो बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगा। इसीलिए हमको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो सारी छोटी कम्युनिटी इंटरकनेक्टेड है, और जब हम हॉस्टिलिटी पैदा करते हैं, आप देखेंगे कि 90% तो डिसल्यूजन होंगे, वो तो काम में कहीं इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, और जो ही वही है हो रहा है।
क्योंकि एक थोड़ा हॉस्टिलिटी काफी सालों से चल रहा था, इधर उधर उधर इधर। तो जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, कॉमन पीपल, दे डिसएसोसिएटेड फ्रॉम कम्युनिटी। ये हमको सोचने की जरूरत है। आप सुरेंद्र कौर को गाली निकालना चाहते हैं, निकालिए, मगर उसके इम्प्लीकेशंस कैसे होते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। या मैं किसी के बारे में लिखूं, इम्प्लीकेशंस होते हैं। सो इट हैज टू बी यूनाइटेड भी है, डिसयूनाइटेड भी है, थोड़ा एक्रिमोनियस भी है। तो ये तो है। तभी जीकेपीडी का एक कॉन्सेप्ट था कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, आप चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना काम करते रहे, मगर इकट्ठे आइए। अगर मिनिस्ट्री से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, गवर्नर से मिलना है, सभी चलिए। अगर हमको क्यों गवर्नमेंट की जरूरत है कि वो एपेक्स बॉडी बनाए, हम क्यों नहीं खुद अपनी एपेक्स बॉडी खुद डिक्लेयर करके गवर्नमेंट को बताइए हमारी एपेक्स बॉडी। हमको क्यों गवर्नमेंट पे निर्भर होना पड़ रहा है कि नहीं वो। मगर जब ये चीजें आएंगी कि अच्छा ये तो गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये तो बी टीम है, ये तो ए टीम है, ये तो सी टीम है। और हमारे कश्मीरी में एक बड़ा एक कहावत है, और मुझे मालूम है, आई डोंट नो कि आप कितना सहमत रहेंगे। हमारे इसमें ये कहावत है कि भाई फलानी मिला था होम मिनिस्टर से, और ये वन कशर पे जी जी कत कशर पे हेका वन क्या बिल्कुल यसान ज्यादा ना ना सोन सोन इंट्रोडक्शन कित गसान हे जान फलन फलन गो सह नफर यम जन होम मिनिस्टरस दस्तार थोद तुलित तुत खतरनाक तुम तरो फिक्री जी जी अस वन कि हे मीर होम मिनिस्टर्स इनने छुप कर दिया, यू नो। तिहज डेफिनेशन गसे आसन कि छनन तमिस दस्तार वलित बस फर्स्ट क्लास का। So the question is to take accolades from selected and losing at the cost of wisdom is different. And talking sense, engaging in negotiations, engaging in articulating in the discussion is an art, you know. ये मैं आपके रेफरेंस में दे रहा हूँ क्योंकि बहुतों को बहुत लोगों के बारे में मैं ये सुनता हूँ कि भाई वो तो होम मिनिस्टर से मिले तो वो तो चुप ऐसे दिखाते, वो तो चुप, उनकी तो बोलती भी नहीं। पर खैर आपके माध्यम से ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर से जीकेपीडी का डेलीगेशन मिला और 50 मिनट तक बात रही, तो कुछ तो बातें चल रही होंगी ना, मतलब 50 मिनट तो बस चीज छुपी तो नहीं होगा ना। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और होम मिनिस्टर वाज वेरी वेरी रिसेप्टिव। इट वाज अ डायलॉग बिटवीन I will not say that was a dialogue between, हालांकि होम मिनिस्टर थे, but the way we were interacting without any fear, it was a very friendly discussions। वो भी अपना इनपुट दे रहे थे, हम भी अपना इनपुट दे रहे थे, हम भी उनको लॉजिक दे रहे थे, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों नहीं जरूरी है। तो एक बड़ा अच्छा इंटरैक्टिव माहौल में डिस्कशन हो रहा था। उसी इंटरैक्टिव माहौल के डिस्कशन में भी ये भी बातें आई कि जो हमारी टेम्पल्स एंड श्राइन्स है उसको सबों को रिनोवेशन करना पड़ेगा, वो हमको रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाना पड़ेगा, हमको पूरा एम्प्लॉयमेंट पैकेज पूरी कम्युनिटी को देना पड़ेगा। अगर हमको 50 साल की उम्र भी रिलैक्स करनी पड़ेगी, हम करने के लिए तैयार हैं। जो भी एनक्रोचमेंट हुए हैं, चाहे प्राइवेट है, चाहे मंदिरों के हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस के हैं, आप लोगों को कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट दे शुड गिव यू बैक व्हाट यू हैव लॉस्ट, और उसकी एक इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, उसकी वो आप हमको दीजिए। बहुत सारी चीजों पे बात हुई, क्योंकि हमने भी ये बातें रखी कि भाई हमारा समाज, हमारा तो 1940s 1900 से हमारा तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा था कश्मीर से। तो उस पर भी उन्होंने बोला कि ऐसे प्रोविजंस उनको लाएंगे ताकि वो लोग भी पूरे डोमिसाइल हो, वो भी पार्ट ऑफ द लैंड बने। और कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, उसमें कोविड आ गया, ये हो गया, कहीं पे हमारी डिसएग्रीमेंट था, कहीं पे उनका डिसएग्रीमेंट था। ये तो प्रोसेस होता है डायलॉग पे, मगर बाय एंड लार्ज एक कन्वर्जेंस था, एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस था, एक हेल्दी डिस्कशन था। तो वी वांट टू बिल्ड ऑन दैट, और हमारे डिस्कशंस बाकी भी जो लोग हैं पार्टी में हैं, बाकी जगह पे बात होती रहती है, वो चलता रहे।
डॉक्टर साहब, आपने टेम्पल्स की बात की, तो आप जैसे जानते हैं रिसेंटली मैंने एक स्टोरी की थी पर्वत इशू को लेके। वो स्टोरी इसलिए थी कि वहाँ पे ये क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे कम्युनिटी, विद इन कम्युनिटी की बात करूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रूमर्स फैलाने में अव्वल हैं। सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे आके रूमर्स फैलाते हैं और बिना पढ़े लिखे ही फॉरवर्ड मैसेज कर देते हैं। ये मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा इस बात पे, और इस मिशन को लेके चलूँगा कि आगे इन फ्यूचर ऐसे रूमर्स ना हो। वहाँ पे ये रूमर फैलाया गया कि मंदिर बंद है और संडे को माता का जन्मदिन पूजा वो नहीं होगी। जबकि मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ से कवरेज किया और मैंने दिखा दिया कि मंदिर के कुछ रूम्स बंद थे, वो इंटरनल डिस्प्यूट पड़ा हुआ था उनमें। आप इस नज़रिए को, इस बात को कैसा देखते हैं कि ये विद इन कम्युनिटी जो चीज़ चल रही है, कितनी हार्मफुल है ये फ्यूचर के लिए? इसे कैसे रिज़ॉल्व होना चाहिए? आपके नज़रिए से क्या है ये? देखिए, हम तो इमोशनल कम्युनिटी है। हम फटाफट रिएक्ट कर लेते हैं, मतलब बिना सोचे समझे क्या है, हकीकत क्या है, इसमें क्या होता है, तो रिएक्ट कर लेते हैं। और जो भी रूमर्स हैं, ये उसी का एक नतीजा होता है कि फंस जाते हैं लोग उस रूमर मॉन्गरिंग में, क्योंकि सेंसिटिव इश्यू है। और क्या है, आजकल सोशल मीडिया की टीम दौरे टाइम पे हर एक अपना अपना प्रेशर कुकर की सीटी बजाने की कोशिश कर रहा है। तो नॉइज है, हाई डेसिबल नॉइज है, पूरा नॉइज है। इस नॉइज में पॉजिटिव नॉइज कौन सी है, कहाँ पे इसको करना, चर्न करना है, ये एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सोशल मीडिया तो पूरा एक चर्निंग प्रोसेस तो रहेगा ही। हर एक सोच रहा है कि मेरे प्रेशर कुकर की सीटी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सोशल मीडिया के चैलेंजेस हैं, ये होंगे। मगर इसमें जो है कि ध्यान देने की जरूरत है कि फिल्टर आउट करना कि क्या रूमर लग रहा है, क्या हकीकत है। तो थोड़ा हर एक चीज को उसी टाइम पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एनालाइज करें, उसके बाद रिएक्ट करें जब आपको पूरा नॉलेज है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, चाहे कोई भी समाज की है, और ये तो होता रहेगा। बट द बॉटम लाइन इज की टू फिल्टर। आप अपने आप में, मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे ये चीजें आते हैं, तो ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तो फिल्टर की कौन सा क्रेडिबल लग रहा है, कौन सा इनक्रेडिबल लग रहा है, उसका इंडिविजुअल डिसीजन लेना पड़ेगा। जी, जी। डॉक्टर साहब, मैं जैसे देख मगर पा मैंने पहाड़ी पर्वत का बड़ा सेंसिटिव इश्यू था। कभी हम लोग छोटी सी बात होती है उसको बहुत ही जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा कर देते हैं। हुँ। और कभी कभार विजडम इज टू मेंटेन साइलेंस। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज पे रिएक्ट किया जाए, हर जी। एक चीज पे रिएक्ट किया जाए। थोड़ा साइलेंस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ विजडम, तो दैट विजडम हैज टू कम। डॉक्टर साहब, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मैसेजेस में बहुत सारे यूथ जो है, सिलेक्टीज हैं या पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब लिख रहे हैं कि रिवोक एसओ 194, रिवोक एसओ 194। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस, जैसे टीआरएन का एक मिशन है, इस पे लगे हुए हैं हम लोग कि रोज़ कुछ ना कुछ स्टोरी चला रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसे थोड़ा एक्टिवली, मतलब बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये इनके भविष्य का सवाल है। और जी। ये मैं आपको 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 टीआरएन का ही मिशन नहीं है। जी। ये हम जीकेपीडी का भी मिशन, हमारे बहुत सारे मिशन हैं, जो समाज का भी कोई भी समस्या है वो जी। भी हमारा मिशन है। जी। तो वो अकेले नहीं है। तो आज ही आप मेरे को अलग, जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उनके नंबर दे दीजिए, हम उनके जी। साथ संपर्क करके आ, उन्हीं के साथ। जी। देखिए, ब्यूटी ऑफ जीकेपीडी क्या है, आपको मैं ये बता रहा हूँ। आज शायद मौका नहीं मिला मेरे को। देखिए, हमारे अ, बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जीकेपीडी में कुछ लोगों का इंटरेस्ट था बिजनेस की स्टेक को हमको कश्मीर में उस पे काम। बोला यार, वेरी गुड। तो वो उन्होंने बना दिया, उन्होंने बनाया ग्लोबल कश्मीरी पंडित बिजनेस फाउंडेशन। बख्शी साहब इज मूविंग दैट। और अच्छे से उनने काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट के साथ। उनको बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या, दीज आर फाइटिंग फॉर द राइट्स। इसी तरह से ए ग्रुप का इंटरेस्ट है रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन, वो उनका एक्सपर्टाइज है। सो
इसी तरह से कोई है टेम्पल्स एंड श्राइन्स में, हमारा यूनिट जो काम कर रहा है। देखिए जीकेपीडी के बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और हमारा जो मंत्र है कि भाई आपको अगर इंटरेस्ट है किसी चीज में, आप सामने आइए, आप अपने प्रोजेक्ट को बनाइए, आप अपनी टीम चूज करिए और हम सपोर्ट करेंगे। दैट इज द इन नटशेल इंपॉर्टेंस ऑफ जीकेपीडी। इसी तरह से इनकी समस्या है, ये 3-4 लोग, लेट देम कांटेक्ट, वी विल कोऑर्डिनेट विद देम। इनको फेस बना के किन किन से बात करनी है, किन किन के, चाहे गवर्नर से बात करनी है, चाहे इनके साथ बात, दे शुड बी द फेस, राइट, वी शुड नॉट बी द फेस। उनको सामने रख के उनको सपोर्ट देना, ये मैं आपको आपके चैनल से पूरा प्रॉमिस करता हूं। आप मेरे को हमको नाम बता दीजिए, और हर एक देखिए जीकेपीडी का, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जीकेपीडी तो खाली पॉलिटिकल एक्टिविज्म में था, अभी कोविड आया, कोविड में इतनी क्राइसिस हुई कि सभी लोगों ने बोला हमारे पास तो इतने वॉलंटियर्स की इतनी बड़ी टीम है, हम इस समय सोशल काम में क्यों नहीं घुसे। ठीक है, वो है। और जस्ट एक दिन में 24 आवर्स में $85,000-90,000 करके फटाफट से कंसंट्रेटर्स अरेंज करके उनको अपने ठिकानों पे पहुंचा के, ये तो खाली यूएस का हुआ। और ये इसी तरह से इंडिया में 30 लाख 3 दिन में 30 लाख रुपए एक्यूमुलेट करके उसको कहां कहां पे भेजना था विद इन डेज करके, तो एक मिसाल सोशल एक्टिविज्म में भी दी है। तो उसके बाद एक साथ इंडिया विल राइज अगेन आपने देखा होगा, तो अब तो जीकेपीडी के साथ तो बॉलीवुड भी घुस गया है, बीजेपी तो था ही, आरएसएस तो था ही, अब तो बॉलीवुड भी घुस गया, पता नहीं कौन कौन और घुसेंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि हम लोग केवल 5% ऑफ अपना टैलेंट यूज कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए अगर हम पूरा 100% पोटेंशियल पे काम करें पूरा समाज, ये तो वी कैन मूव बिग माउंटेन्स, बहुत बड़ी बड़ी जी। तो खैर आपके जितने भी ये आपके क्या हमारे ही हैं, तो उनको हमसे संपर्क कराइए, वी विल वर्क विद देम, दे विल बी द फेस ऑफ द स्ट्रगल। ये हमारी समस्या है, उनकी समस्या नहीं है, एंड वी विल सी कि किस तरह से जोर शोर से इस पे काम किया जाए। जी डॉक्टर साहब, समय की कमी है, लेकिन फिर भी एक बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं एक सवाल, अमित खोसा जी हैं, ये लिख रहे हैं कि जीकेपीडी हैज प्रॉमिस्ड इट विल टेक अप द इशू ऑफ genocide in ICJ and UN. You dropped it midway. यही है ना, जजमेंट उसने पास कर दी। We have becoming judges, we have become jury. So this is a very unfortunate thing. जी, कुछ स्टॉप नहीं हुआ। जी जी, पिछले साल मार्च में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में डेलिब्रेशन जीकेपीडी का था, मगर वो कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। जीकेपीडी इज इन टच विद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जीकेपीडी इज इन टच विद मेनी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली। ये तो काम होगा, चल रहा है, प्रयास चल रहा है, देयर आर चैलेंजेस इन दैट, बट थिंग्स आर वर्किंग। इसमें कई सारे और भी चीजें हैं जो कि अभी हमको अभी हमारी बातचीत होती रहती है। एक यूनिटी है इसका, एक हमारा टीम ही है जो कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रहा है। तो कुछ सब चालू है, बट आप जजेस और जूरी का तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो जजेस बनेंगे, जूरी बनेंगे और जजमेंट पास करेंगे, तो उसका तो इलाज नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अंत में मैं ये जरूर कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और ज़रूरी था कि देखने वाले हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये बात पहुँचे कि जीकेपीडी के कार्यकाल क्या रहा है और वो क्या काम कर रहे हैं। और साथ साथ में मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जब भी आपके पास समय हो, आप समय दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है अपनी कम्युनिटी के साथ, जनता के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय द राइट न्यूज़ को दिया, और बार बार दीजिएगा। थैंक यू रोहित जी फॉर ये मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं 1 मिनट ले सकता हूँ क्या? जी 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 जी, थोड़ा एक्शन। जी जी।
कि जाते जाते मैं पूरे समाज, जो भी आपके दर्शक है, वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगले 1-2 साल हमारे समाज के लिए क्रिटिकल है। हमारे क्रिटिकल तो हमेशा हर एक साल क्रिटिकल रहता है। हमको पॉलिटिकली भी सोचना पड़ेगा कि कहां पे क्या बात करनी है। हम बहकावे में आके बहुत सारी गलत चीजें कर लेते हैं, जिसके कुछ डैमेजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। अब पॉलिटिकल सिनेरियो पे आप देखेंगे कि अगर लैंडस्केप देखेंगे तो क्या है, इस समय बीजेपी है, कांग्रेस का तो एक रीजनल पार्टी बन गई है। तो हमारी प्रॉब्लम्स का जो बेस्ट बेट सॉल्व करने का है कौन है? ममता बनर्जी है क्या? क्या लालू प्रसाद यादव है क्या? Who has the sensitivity of taking up the issues of the community? हाँ, प्रॉब्लम है कि ये शायद उनके नजरिए से ना, मगर उनको नेविगेट करने की जरूरत है कि किस तरह से अपने फोकस में लाए। वो चीज है, उसको ध्यान में रखते हुए जीकेपीडी विल ऑल सेंसिटिविटी विद ऑल जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए लूज टॉक नहीं करेगा, क्योंकि लूज टॉक करने में कोई, देखिए हम तो बोलेंगे आई वार्न द गवर्नमेंट ऑफ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे डू नॉट डू दिस, और फिर कुछ भी नहीं, और ये थक गए हम, दिख रहे वी वार्न द गवर्नमेंट, फिर होता क्या है? कुछ नहीं। तो अगर हमको करना है जी, आइए, come on to the road, do it, let us do it, let's demonstrate it। हमको ये पेपरबाजी से नहीं करना है, हमको ये एक साल के बाद कमिटमेंट करेंगे तो ये धोखा है, पूरा सरेसर धोखा है। चाहे कोई भी कुछ बोले, मैं हूं, मैं यूं हूं, ये सारा धोखा है। आपको अगर है सेंसिटिविटी काम करने के लिए, कम्युनिटी के लिए, आपने कोई लिया है का, do it with passion, do it with commitment, don't do it with loose tongue। उससे आप अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का इमेज डिटेरियोरेट कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि भाई हमको तो मीटिंग मिलती नहीं है, हमको तो अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। भाई क्या अपॉइंटमेंट मिलेगा? आप गालियां दोगे, आप पॉलिटिकल स्पेस में अपॉइंटमेंट मांगते हो, आप उनके इनसे मिलेंगे और फिर बोलेंगे ओ तुम हम 7 साल से कुछ हमको मिला ही नहीं है अपॉइंटमेंट। और ये दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई जब मैं होऊंगा तब कम्युनिटी है, जब कोई दूसरा होगा वो बिकाऊ है। जब सुरेंद्र कौल होगा मीटिंग में, वो कम्युनिटी नहीं। ये दूसरी प्रॉब्लम है। अब आप ही बताइए, यूनिटी है कि डिसयूनिटी? जब आप अपने ही लोगों को नहीं मानेंगे, ये हमारी समाज के लोग हैं, आप उनको बोलेंगे क्या बोले थे? चाटुकार। क्या बोले थे? चाटुकार। क्या बोले थे? रिमोट कंट्रोल। क्या बोले थे? उनके लोग। ये उनके लोग, हमके लोग, मेरे लोग, उसके लोग, ये कौन सी बीमारी लग गई? इसका इलाज किसको करना पड़ेगा? ये है कि काम कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस बातें करनी है तो करते रहो, उसमें तो कोई टैक्स देना नहीं है, वो तो चल फ्री फोकट में है, तो करते रहिए। और इसका हमको मालूम था ये होगा, और मैंने एक स्टेटमेंट देता हूं हमेशा, यू विल सी द सेवियर्स ऑफ द कम्युनिटी बिकमिंग परपिट्रेटर्स ऑफ द कम्युनिटी, यू विल सी दैट, और आप इसको देखते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपके साथ खुल के बात करने का मौका मिला, अच्छे से मौका मिलेगा, आगे भी और मौके मिलेंगे। मगर मेरा सभी कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है कि सेंसिटिविटी देखिए, क्रिटिकल टाइमिंग है, जुड़िए हर एक के साथ, आपको जो भी डिमांड है उसको लीजिए, मतलब बात मत करिए, जस्ट फाइंड आउट द टाइम टू कोलैबोरेट, टू मिक्स एंड बी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
मच, थैंक यू।